Hello everyone, welcome to your chemistry classroom. As you all know, we are discussing some of the properties of transition elements since the last classes. And in the last classes, we have discussed melting point, enthalpy of atomization, if you remember properly, then ionization enthalpy, ionic radii. All these properties we have discussed in our last classes. So today we'll be discussing three important properties of transition elements: magnetic properties, कलर आयन फॉर्मेशन एंड कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। तो आज हम ये सारी तीनों प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ऑल ऑफ देम आर इम्पोर्टेंट, दे आर वेरी शॉर्ट, उनके बारे में बहुत कम है और सारी इम्पोर्टेंट भी हैं। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो एंड स्टार्ट डिस्कसिंग व्हाट ऑल थिंग्स आर वी हैव टू स्टडी इन दीज प्रॉपर्टीज। ओके, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। फर्स्ट थिंग इज व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज? आप क्या समझते हैं मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? बेटा, कोई भी सब्सटेंस जब वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, इसका मतलब वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो कर रहा है। नाउ व्हाट, ऐसा क्या कारण है, किस कारण से कोई भी सब्सटेंस जो है वो मैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है? तो जो मेन रीजन होता है किसी भी सब्सटेंस का मैग्नेटिक बिहेवियर शो करने का, मीन्स गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड और गेटिंग रिपेल्ड अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड। उसका कारण होता है उसके अंदर मौजूद अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। और ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में हम जानते हैं कि उनके अंदर पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होंगे ही। तो ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है, दैट इज द मेन रीजन फॉर दिस थिंग, फॉर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज शोन बाय अ सब्सटेंस। So if we discuss, there are three main types of substances: paramagnetic, diamagnetic and ferromagnetic. Paramagnetic होते हैं बेटा which are attracted towards magnetic field. Paramagnetic जो which are attracted towards magnetic field. We'll get to know the reason also कि magnetic field की तरफ कोई भी substance क्यों attract होता है, वो भी हम पढ़ेंगे। एक बार आप इनका समझ लीजिए कि ये होते क्या क्या हैं। देन डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, डायमैग्नेटिक क्या होते हैं? विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड, वो बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट नहीं होंगे। एंड फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? द सब्सटेंसेस विच आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट होती है वो इस तरह की होती है कि दे आर स्ट्रांगली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो दीज आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। बेटा कई बार इनकी डेफिनेशन भी पूछ ली जाती है, व्हाट आर दीज सब्सटेंसेस? सो दीज आर पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। नाउ लेट अस डिस्कस कि व्हाई दिस मैग्नेटिज्म अराइजेस इन अ सब्सटेंस। किसी भी सब्सटेंस में जो मैग्नेटिज्म है उसकी प्रॉपर्टी अराइज ही कैसे हो रही है। सो बेटा आपको पता है कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब मूव करता है तो वो एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है। मूविंग इलेक्ट्रॉन जनरेट्स मैग्नेटिज्म। याद करो, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो उसमें आपने देखा व्हेनेवर करंट फ्लोज इट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी। इट मींस द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स दे आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, द मूविंग इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी। नाउ द क्वेश्चन विच अराइजेस इज कि मूविंग इलेक्ट्रॉन जो होता है ना बेटा, जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो इट जनरेट्स टू टाइप्स ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स। वन इज ऑर्बिटल मोमेंटम, टू टाइप्स ऑफ मोमेंटम्स, वन इज ऑर्बिटल मोमेंटम एंड द अदर वन इज स्पिन मोमेंटम। नाउ व्हाट आर दीज? ये सब क्या होते हैं? व्हाट इज ऑर्बिटल मोमेंटम? देखो, जैसे हमारी जो है अर्थ जो है वो सन के चारों ओर चक्कर लगाती है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशंस ऑफ अर्थ। वन इज कि जब अर्थ जो है वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगा रही है, दैट इज नोन एज ऑर्बिटल मोशन, एक तरह से आप जिसको रिवॉल्यूशन कहते हैं। और दूसरा जो है वो अर्थ जो है अपने ही एक्सिस के चारों तरफ भी चक्कर लगाती है, बिल्कुल वैसे उसी तरह से। सो जो हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, जो न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन है अकेला, वो दो तरह का मोमेंटम शो करता है, एक स्पिन
यानी कि अपने ही एक्सिस के चारों तरफ, और दूसरा ऑर्बिटल यानी कि न्यूक्लियस के चारों तरफ उसका जो मूवमेंट हो रहा है उसको हम कहेंगे ऑर्बिटल मोमेंटम। नाउ ट्रांजिशन एलिमेंट्स में ड्यू टू डिफरेंट रीजंस, जो कि आपकी के लिए अभी जानना जरूरी, मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, ये जो ऑर्बिटल मोमेंटम है ये कैंसल हो जाता है, इट गेट्स क्वेंच्ड बोलते हैं उसको। ये जो ऑर्बिटल मोमेंटम है ना ये क्वेंच्ड हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स का मैग्नेटिक मूवमेंट होता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ देयर स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट। सिर्फ उनके जो अपने एक्सिस के चारों तरफ मोमेंटम है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उनके अंदर जनरेट होती है एंड दे आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। अब सवाल ये है कि अगर उनके अंदर बेटा ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर उनके अंदर ऑलरेडी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो एक दूसरे का स्पिन जो है उससे कैंसिल हो जाएगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो क्या होगा, द इलेक्ट्रॉन्स विल द सब्सटेंस जिसके अंदर भी अनपेयर्ड होंगे दैट पर्टिकुलर एटम और सब्सटेंस एलिमेंट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड। ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू यू। नाउ ये जो हाउ डू यू मेजर दिस मैग्नेटिक फील्ड, how do you measure this magnetic movement? So that is given by the formula mu is equal to, mu is magnetic movement, n root n plus 2 बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन क्या है बेटा, बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है टू मेजर मैग्नेटिक मूवमेंट। किसी सब्सटेंस में कितना ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट पैदा हुआ उसको मेजर करने की जो यूनिट है वो है बोहर मैग्नेटॉन। बोहर मैग्नेटॉन, वी कॉल इट एज बोहर मैग्नेटॉन। सो एंड व्हाट इज दिस, दिस n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। किसी सब्सटेंस में कितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं अकॉर्डिंगली उसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो बढ़ता चला जाएगा। I'll explain it to you with the help of a example also. Let us take one example. Suppose आपको बोला है कि एक सब्सटेंस है, एक एलिमेंट है, ट्रांजिशन एलिमेंट M+2 फॉर्म में है, ध्यान से सुनना इसको। M+2 फॉर्म में है एक एलिमेंट और इसका Z जो है वो 27 है। अब आपको बोला कि बताइए इसका मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा। तो फर्स्ट थिंग इज वी नीड टू फाइंड आउट इट्स, यहाँ पर कितने नंबर है ना, Z इज इक्वल टू 27, तो कौन सा है ये, क्या लग रहा है आपको? Z इज इक्वल टू 27, इट इज कोबाल्ट, ठीक है, निकल 28, कॉपर 29, ओके, वट एवर इट इज। नाउ Z इज इक्वल टू 27 तो M+2 फॉर्म में क्या हो जाएगा ये, अगर ये Z M है, अगर सपोज करो अभी चार्ज नहीं आया इस पे, इसका Z 27 है तो विल राइट 3d7 एंड 4s2. Okay, now when we write it in the form of M+2, what will be the configuration? देखो, the configuration will be 3d7 4s0, ये हो जाएगी configuration. So let us find out how many unpaired electrons are there in this. Let us find out. Okay? तो बेटा ये 4s का तो 0 ही हो गया, ठीक है. Now we have 5 plus 2 7. And how many unpaired electrons are there? This 1, 2 and 3. There are 3 unpaired electrons. Okay, there are 3 unpaired electrons. So how do you put this in this formula? So this is the formula. ये कितना हो जाएगा 3 and ये कितना हो जाएगा 3. So total कितना हो गया 3 plus 2 5 and into 3 15. So इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी √15. बोहर मैग्नेटॉन. Now another important point here is, किसी भी अगर आपको जैसे ऐसे वैल्यूज आ गई हैं तो इसका क्या होता है, आंसर क्या होता है, मतलब either you calculate it but 9 आपको क्या मिलेंगे आंसर. सपोज 3 unpaired इलेक्ट्रॉन तो 3 point something will be value of mu naught. Suppose 4 unpaired electron तो 4 point something will be value of mu naught. Suppose 5 unpaired electron तो 5 point something will be value of mu naught. So this is how we find out the values. So this is how we get to know कि इसका मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो निकालने का फॉर्मूला. बेटा इस पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, और भी क्वेश्चन आ जाते हैं. सपोज यू हैव 2 कंपाउंड्स Zn+2 and Cr
+3. अब now he is asking you, tell me which one is paramagnetic and which one is diamagnetic. This is the question. Okay, let us do it with the help of an example. You are given Zn plus 2 and you are given Cr plus 3, and he is asking which one is paramagnetic and which one is diamagnetic. So let us find out. Now zinc is 3d10, Zn plus 2 is 3d10, 4s0. नोबल गैस क्या लिख लेना, 4s0. This is Zn plus 2. प्लस 2 फॉर्म में यही तो बनेगी इसकी. So in this so we have already 1 2 3 4 5 and you have 10 electrons available. So is there any unpaired electron available? नहीं, कोई भी unpaired electron यहाँ पर बेटा available नहीं है. So if there is no unpaired electron, this is going to be diamagnetic. It will not get attracted towards magnetic field. Now let us talk about Cr plus 3. Let us talk about Cr plus 3. Now Cr is chromium 24. Now chromium 24 is formula क्या, configuration क्या बनेगी? 24 3d5 4s1. Now he is talking about chromium plus 3 form में है. Now plus 3 form में तो एक यहाँ से उड़ गया, दो यहाँ से उड़ गए, कितना बच गया? कितना बच गया? How many electrons are left? 3 electrons are left here. So 3 electrons are left d orbital में. So how many unpaired electrons are present? There are 3 unpaired electrons. So this is, आपसे सिर्फ ये पूछा अभी कि which one is paramagnetic, which one is diamagnetic. So this is paramagnetic. अगर बोला हो कि कितना है तो you can calculate it also by using the formula n into n plus 2. So this is how do you do the questions. Now let us take one more example. जैसे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है इससे कि which one is more paramagnetic. अब जिसमें देख बेटा जितना ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा ना वो उतना ही ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा. अब जैसे इसने बोला, मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर मैं लिख भी देती हूँ जो आपकी शॉर्ट नोट्स हैं उसमें, म्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा. जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक मूवमेंट होगा. Okay, now another thing. So this was about magnetic properties. So what all things you need to learn from magnetic properties and you need to know from magnetic properties? First thing is the substances which are weakly attracted, paramagnetic, diamagnetic, are repelled by the magnetic field, and the substances which are strongly attracted towards the magnetic field are known as ferromagnetic substances. Ferromagnetic substances. Then you have to calculate its magnetic moment by using the formula mu is equal to root n plus 2, where n is number of unpaired electrons present in the. बेटा configuration लिखनी आनी चाहिए. अगर configuration नहीं लिख पाओगे तो you will not be able to solve many of the questions. Then you have number of unpaired electrons. ये हो गया बहुत मैग्नेटिक, इसकी यूनिट हो गई. जो मैग्नेटिक मूवमेंट अगर आपसे ये पूछा हो किसमें ज्यादा है किसमें कम है तो you'll have to find out number of unpaired electrons in that substance. And more is the number of unpaired electrons, more will be the value of magnetic moment. Say for example, आपसे किसी ने पूछा Fe+2 and Fe+3 में से which one is more paramagnetic. तो करना क्या है, कुछ भी नहीं. Iron is 26. Iron जो ground state में है iron, that is 3d6 4s2. Now you have to find out in +2 form. तो ये जो पहला वाला है Fe+2, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे अनपेयर्ड, पता करो. फाइंड आउट हाउ मेनी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर देयर. देखो दो यहाँ से गया तो 3d6 इज लेफ्ट. सो लेट अस फाइंड आउट 3d6. सो वी हैव ओनली 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. इसमें देखो Fe3 में सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स चेक करना है. Fe+3 में चेक करो बेटा, आर्गन, यू हैव आर्गन और 3 चला गया, यहाँ से 3 चला गया तो यू आर लेफ्ट विद 3d5 एंड 3d5 इज अ हाफ फील्ड स्टेट. मतलब इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया बेटा, 5 हो गया. तो विच वन इज मोर पैरामैग्नेटिक? सो Fe+3 इज मोर पैरामैग्नेटिक. दोनों ही पैरामैग्नेटिक है लेकिन ज्यादा कौन सा है, ये वाला. डायमैग्नेटिक कोई नहीं है इनमें से, लेकिन ज्यादा पैरामैग्नेटिक कौन सा है, जिसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा बेटा वो ज्यादा पैरामैग्नेटिक होगा. तो आई होप आपको मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा.
So let us proceed further with the colored ion formation. तो बेटे ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ना बहुत ही सुंदर एक प्रॉपर्टी होती है कि वो बहुत प्यारे प्यारे कलर शो करते हैं। आपने देखा भी होगा, आप सबने लैब्स में पोटेशियम परमैंगनेट आप 9th क्लास से देखते हुए आ रहे हैं, इट इज पर्पल इन कलर। Then you have potassium dichromate which is orange in color, and the copper sulfate we all see, copper sulfate is blue in color. So they show color, they form colored ions. Now today we'll find out कि भाई ऐसा क्यों करते हैं, वो colored ion formation क्यों करते हैं, किस वजह से color ion formation होता है। तो होता क्या है बेटा, जो मेन रीजन जैसे मैंने यहाँ लिख दिया डी ट्रांजिशन, डी ट्रांजिशन। तो लेट अस फाइंड आउट व्हाट एक्चुअली डी ट्रांजिशन इज, व्हाट एक्चुअली डी ट्रांजिशन इज। देखो बेटा होता क्या है, पहले एक बार थोड़ा सा बेसिक सा समझिए। जैसे मैं एक बार कलर व्हील बना रही हूँ, सपोज दिस इज योर कलर व्हील। इसमें अगर आप सही से बनाएं तो आप पाएंगे कि इस तरह से बना होता है, और इसमें जो है पार्टीशंस बने होते हैं, और इसमें जो है ये विबग्योर बना होता है, ओके। अब इसका क्या मतलब है, देखो दीज आर कॉम्प्लीमेंट्री, जो एक दूसरे के सामने है ना, दे आर कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री है। इंडिगो नहीं होता, इसमें नहीं होता। अब होता क्या है, ध्यान से सुनना, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। देखो हमें पता है, आगे हम पढ़े भी गए कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो है बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। आप नेक्स्ट चैप्टर में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म लॉट ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाते हैं। अब कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसे बनता है बेटा, एक सेंट्रल एटम होता है, डिटेल में आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। एक सेंट्रल एटम होता है और कुछ लिगेंड्स, मतलब कुछ लोग उसके पास आते हैं बॉन्ड बनाने के लिए। उसके खाली डब्बों को यूज करते हैं क्योंकि उसके पास पड़े हुए हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के उसके अंदर हैं, और कुछ ऑर्बिटल्स वेकेंट हैं, तो वो जो बाहर से लिगेंड्स आते हैं वो उसके ऑर्बिटल्स को यूज करते हैं। अब बात यूं है कि जब बाहर से लिगेंड्स आते हैं मेटल बनाने, कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, तो हमारे जो 5d ऑर्बिटल्स होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स में, उनमें हलचल शुरू हो जाती है। इसका रीजन हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब ये जो 5d ऑर्बिटल्स हैं, ये जैसे यहाँ पर हमें दिख रहे हैं, दे ऑल आर ऑफ सेम एनर्जी। बेटा इनकी एनर्जी ना ऊपर और नीचे हो जाती है। इसमें 3d ऑर्बिटल नीचे लेवल पे रह जाते हैं, यानी कि स्प्लिट हो जाते हैं। जो हमारे 5d ऑर्बिटल हैं, क्यों स्प्लिट हो गए, क्योंकि बाहर से लिगेंड्स आ रहे थे, इन्होंने उनकी एनर्जीज के साथ क्लैश हुई, ऐसे ही समझिए अभी के लिए आप, और उसके बीच में स्प्लिटिंग पैदा हो गई, मतलब भाई भाई आपस में बिछुड़ गए। अब 3 भाई अलग रह गए और 2 भाई अलग चले गए, ठीक है। बाहर से कोई ऐसा आक्रमण हुआ कि भाई भाई जो है वो बिछुड़ गए। 3 भाई, पहले सारे भाई प्यार से एक ही जगह रहते थे, लेकिन जब बाहर से आक्रमण हुआ तो 3 भाई जो है वो नीचे रह गए और 2 भाई जो है वो ऊपर, एनर्जी उनकी ज्यादा हो गई, उन्होंने अच्छा खासा जो है अपने आप को मेंटेन कर लिया। दीज आर नोन एज T2G एंड दिस इज नोन एज EG। अब हमें पता है कि हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पड़े हैं। अब क्या होता है बच्चे, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग हो गई d ऑर्बिटल्स की, ये विजिबल रीजन से कलर को अब्सॉर्ब करते हैं, अवशोषित करते हैं, अब्सॉर्ब करते हैं, और दे बिकॉज ऊपर जगह है तो वो हाई लेवल पे चले जाते हैं। अब सपोज करो इन्होंने ब्लू कलर अब्सॉर्ब किया, ओके। जब मूव करने लगे एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल में, तो इन्होंने सपोज करो ब्लू कलर अब्सॉर्ब किया, तो जो हमें दिखाई देगा वो इस ब्लू कलर का जो कॉम्प्लीमेंट्री कलर है, जो इसके सामने है ऑरेंज कलर, वो हमें नजर आएगा। यानी कि जो कलर्स है वो 2 टाइप के हो गए ना बेटा यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में। एक तो वो कलर जो अब्सॉर्ब किया, एक d ऑर्बिटल से दूसरे d ऑर्बिटल तक जब इलेक्ट्रॉन जाने लगा, विजिबल रीजन से लाइट को अब्सॉर्ब करके, अवशोषित करके, तो उस जिस कलर की लाइट उसने विजिबल रीजन से अब्सॉर्ब की, वो लाइट अब हमें नजर नहीं आएगी, वो तो अब्सॉर्ब हो गई है।
अब हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आएगा। और मतलब जैसे ब्लू ऑब्जॉर्व की तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज है, तो ऑरेंज हमें नजर आएगा। अगर ग्रीन ऑब्जॉर्व की है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री रेड है, अगर वायलेट ऑब्जॉर्व की है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री येलो। आपको ये याद नहीं रखना, आपको कॉन्सेप्ट को समझना है कि एक इलेक्ट्रॉन दूसरे, एक ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑर्बिटल में जब जाता है तो कलर अब्सॉर्ब करता है विजिबल लाइट से, और जो कलर अब्सॉर्ब कर लेता है उसका कोरिस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमें नजर आता है। और इस ट्रांजिशन को, ये भी डी ऑर्बिटल है बेटे और ये भी डी ऑर्बिटल है, तो यहां से यहां जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसको बोलते हैं डी डी ट्रांजिशन। तो जो हमें कलर नजर आता है उसका मेन कारण क्या हुआ, उसका मेन रीजन हुआ डी डी ट्रांजिशन। यानी एक डी ऑर्बिटल से दूसरे डी ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है वो कलर अब्सॉर्ब कर रहा है और उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर हमारी आईज को नजर आ रहा है। ठीक है। अब इसमें खास बात कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर नहीं होगा तो हमें कलर नजर नहीं आएगा, कलरलेस हो जाएंगे ये, या खाली डब्बा नहीं होगा ऊपर एंट्री के लिए तो भी दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसी केस में क्या होगा, जो D0 और D10 वाले हैं वो तो कलरलेस ही रहेंगे। जो D0 और D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले सब्सटेंसेस हैं वो क्या रहेंगे, कलरलेस रहेंगे बेटा, क्योंकि उनके पास ट्रांजिशन करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। ठीक है, ओके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि D0 एंड D10 वाले जो है वो कलरलेस रहते हैं। अब आगे समझिए आप थोड़ा सा कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर है बेटे। अब ये देखिए KMnO4 मैंने लिखा है यहाँ पर और K2Cr2O7 लिखा है। अब अगर हम KMnO4 की बात करें तो KMnO4 में Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है +7। अब +7 का मतलब क्या है, +7 का मतलब है, क्योंकि मैंगनीज क्या होता है, देखो मैंगनीज होता है 3D5 4s2, तो यानी इसके पास 7 ही इलेक्ट्रॉन है और +7 हो गया, यानी इसने सातों के सातों लूज कर दिए। जब इसने सातों के सातों लूज कर दिए तो इसके पास, बेचारे के पास इलेक्ट्रॉन कितना बचा, क्या इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन बचा, कोई इलेक्ट्रॉन इसके पास नहीं बचा। तो अब सवाल ये है कि भैया फिर भी आपने, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि KMnO4 बहुत प्यारा पर्पल कलर का होता है, वो कलर कहां से आया, तो बेटा वो कलर जो ऑक्सीजन यहाँ पर ना लिगेंड का काम कर रहा है, लिगेंड जिसका जिक्र मैंने अभी किया था, जो अटैक करने के लिए स्पीशीज आती है, और ये ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स मैंगनीज के ऑर्बिटल्स में ट्रांसफर करता है और उससे कलर पैदा होता है, उसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर, मेटल लिगेंड या लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर। सो लिगेंड मेटल चार्ज ट्रांसफर की वजह से ये कलर हमें नजर आता है। तो ये ध्यान रहे KMnO4 में और इवन K2Cr2O7 में भी जो कलर है उसमें भी देखो Cr में भी +6 है ऑक्सीडेशन स्टेट, और +6 का मतलब क्या है 3D5 4s1, तो इसका मतलब एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचता क्रोमियम के पास। तो यहाँ पर भी चार्ज किसकी वजह से है, जो कलर है वो किसकी वजह से है, चार्ज ट्रांसफर की वजह से। तो कलर इज ड्यू टू लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। ओके, तो ये ध्यान रहे, दिस इज अ इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। ओके, तो मैंने इसलिए स्टार बना के लिखा है। तो बेटा कलर का कॉन्सेप्ट समझ आया आपको, कलर का क्या कॉन्सेप्ट है, कलर का कॉन्सेप्ट है डी ट्रांजिशन की वजह से कलर शो करते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एक ऑर्बिटल से दूसरे ऑर्बिटल तक जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करता है तो वो डी ट्रांजिशन शो करता है और उसकी वजह से कलर, जो कलर अब्सॉर्ब करेगा हमें उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर नजर आता है। ओके, नाउ यू हैव द नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। पहले तो आप मुझे ये बताइए कि कैटालिस्ट क्या होते हैं। तो कैटालिस्ट बेटा आपने पहले भी सुना होगा, जब हमने केमिकल काइनेटिक्स किया था उस समय भी हमने डिस्कस किया था कैटालिटिक प्रॉपर्टीज क्या होती, कैटालिस्ट कौन होते हैं। कैटालिस्ट में पहले भी बार बार एग्जांपल देती रही हूं, जैसे टीचर है, आप क्लास 11th में हैं, आप जो है क्लास 11 से जब 12th में जाएंगे तो आपको 33% मार्क्स चाहिए। अब क्या है, टीचर आपकी हेल्प कर रहा है उस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करने के लिए,
वो आपकी हिम्मत बढ़ा रहा है, जिससे आपको वो एनर्जी का बैरियर, जो मार्क्स का बैरियर है, वो आसान हो जाएगा एक तरह से। हालांकि बैरियर उतना ही रहेगा, यहाँ पर ये चीज लागू नहीं होती। जो कैटलिस्ट होता है ना, वो एनर्जी के बैरियर को भी कम कर देता है। जो जैसे एक एलिमेंट, एक रिएक्टेंट, एक स्पीशीज है, उसको प्रोडक्ट बनाना है, तो रिएक्टेंट को जब प्रोडक्ट में जाना है तो उसको एक निश्चित मात्रा में एनर्जी का बैरियर क्रॉस करना पड़ता है। अब जब उस एनर्जी के बैरियर को क्रॉस करने के लिए उसको अपनी एनर्जी बहुत सारी चाहिए, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, उस एक्टिवेशन एनर्जी के बैरियर को इजी कर देगा, उसको लो कर देगा। जैसे मान लो एक रिएक्टेंट है, पहले भी हमने बहुत बार, मान लो इतना बैरियर है, तो कैटलिस्ट क्या करेगा, इस बैरियर को कम कर देगा। अब प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाएगा, अब प्रोडक्ट बनाना आसान हो जाएगा। तो कैटलिस्ट जो है वो, ट्रांजिशन मेटल्स जो है बेटा हमारे, वो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज शो करते हैं। क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन आता है पेपर में, व्हाई डू दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज? तो उसका जो पहला रीजन है वो है बिकॉज दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। नंबर 1 मैंने लिख दिए तीनों पॉइंट, मैं तीनों को समझाऊंगी अभी, आप एक समझ लीजिए। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब है अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की टेंडेंसी। जो हम पढ़ चुके हैं कि ऑलरेडी ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स शो करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल लेकर दिखाती हूँ, एक रिएक्शन है 2I-, ये परऑक्सो डाइसल्फेट S2O8 बिकम्स I2 और ये बन जाता है SO4 2-, ये बन गया। ये एक रिएक्शन है, इसमें कहीं आपको कोई कैटलिस्ट नजर नहीं आ रहा, लेकिन जब आप इस रिएक्शन की केमिस्ट्री को समझोगे तो आप देखोगे कि जो हेल्प करा रहा है रिएक्शन कंडक्ट कराने में वो कोई और ही है, जो हेल्प कर रहा है ना वो कोई और ही है। सो लेट अस फाइंड आउट हु इज दैट पर्सन हु इज हेल्पिंग। तो ये है ना बेटा 2I-, तो यहाँ पर हमारा आयरन जो है वो इसकी हेल्प कर रहा है। 2Fe+3 फॉर्म में है आयरन। अब ये आयरन क्या करेगा, ये इसका एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और खुद रिड्यूस हो जाएगा, तो ये तो Fe+2 बना लेगा और ये आयोडाइड को क्या बना देगा, I2 बना देगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, ये जो Fe+2 बना है बेटे, ये Fe+2 S2O8 के साथ रिएक्शन करके क्या फिर से क्या बना लेगा, 2Fe+3 बना लेगा प्लस सल्फेट बना लेगा। अब सवाल ये है कि आयरन की अगर अच्छी बात ना होती ये कि वो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है +2 में भी और +3 में भी, तो क्या ये रिएक्शन करवा पाता, वो नहीं करवा पाता। तो पहला कारण कि वो कैटालिटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, रिएक्शन को करवाने में हेल्प करते हैं, उसका ये है कि वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन शो करने की कैपेसिटी रखते हैं। दे हैव द कैपेसिटी टू शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा कारण, दूसरा देखिए, एड्सॉर्प्शन ऑफ रिएक्टेंट्स ऑन द सरफेस। बेटा ट्रांजिशन एलिमेंट्स है ना, एक अच्छा खासा सरफेस प्रोवाइड करते हैं कि रिएक्टेंट्स उस पर आकर के चिपक सकें और प्रोडक्ट को बना सकें। देखो कैसे होता है, समझिए इसको। सपोज करो ये हमारा ट्रांजिशन एलिमेंट है, ये इसका सरफेस है, ये अपना सरफेस प्रोवाइड करता है किसको, रिएक्टेंट्स को। ध्यान से सुनना इसको थोड़ा सा, रिएक्शन की मैकेनिज्म होती कैसे, समझने की चीज है ताकि आपको याद रहे। अब ये रिएक्शन है, सपोज करो AB+CD, ओके, ये AB एक रिएक्टेंट है, CD एक रिएक्टेंट है और ये मिलके बना रहे हैं AC+BD, ओके। ABCD मिलकर के बना रहे हैं ACBD। सुन रहे, समझ रहे हैं आप, ACBD। अब होगा क्या बेटा, ये दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स। अब ये जो सब्सटेंस है मेट A और B, ये भी यहां पर आ जाएगा और इसका अपना तो बॉन्ड है, लेकिन इसके साथ सरफेस के साथ जो बॉन्ड बनेगा इसके लिए रिएक्टेंट्स का, इसी तरह से CD का भी बनेगा। सपोज करो CD का भी बनेगा, तो जो ये बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी वजह से ये बॉन्ड यहां से टूटने लगेंगे। और जब ये बॉन्ड यहां से टूटेंगे तो अगला पॉइंट जो है वो हमारा कि ये एक इंटरमीडिएट बना लेते हैं, एक बीच की स्टेज बना लेते हैं जिसमें इस तरह से सब्सटेंस हमारा हो जाता है।
अब जब ऐसा हो गया, यानी टूटने वाले हैं सारे बॉन्ड टूटने वाले हैं, तो प्रोडक्ट का बनना आसान हो जाता है, क्योंकि ये बॉन्ड जो पहले टूट नहीं रहे थे, इस सरफेस पर चिपकने की वजह से, एड्सॉर्प्शन होने की वजह से, ये सरफेस जो है उसको स्ट्रांगली एड्सॉर्ब करता है और इन बॉन्ड्स को वीक करने में मदद करता है, जिसकी वजह से नए बॉन्ड बनाने में आसानी हो जाती है। अब इस दौरान एक इंटरमीडिएट भी बनता है, इसलिए तीसरा रीजन दे दिया, एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। जो हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कई बार इसमें इन्वॉल्व होते हैं, वो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स बनाते हैं रिएक्शन करवाते समय, और इन्हीं 3 गुणों के कारण इसको हम बोलते हैं दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। ओके, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे शो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज। अब एग्जांपल्स क्या क्या आप 6th 7th 8th से सुनते आ रहे हो कि अमोनिया बनाने के लिए जो है हम हेबर्स प्रोसेस का यूज करते हैं, N2+H2 विल गिव यू 2NH3। तो हेबर प्रोसेस में हम आयरन का यूज करते हैं, विच इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट। इसी तरह से जब हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं कांटेक्ट प्रोसेस के द्वारा, तो उसमें एक बीच में स्टेप होता है, सल्फर डाइऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड इनटू सल्फर ट्राइऑक्साइड, और ये जो है कौन करवाता है, वेनेडियम पेंटॉक्साइड, विच इज अगेन अ कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। तो बेटा ये थी आपकी आज की क्लास में सारी चीज़ों जो पढ़ाई गई हैं उनको ध्यान से करिए। अगर आपको समझ आ रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, एंड स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे फोकस्ड। थैंक यू सो मच।